हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। हम लोग अभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम जो चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी में हमने जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है ये देखा था, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, इतिहास वगैरह सब देखा था। उसके बाद हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा हो चुका है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक कर चुके हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक या पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक कर चुके हैं। और उसके अलावा हमने इस तकनीक में जीन एडिटिंग को देखा था। जीन एडिटिंग में सोमेटिक सेल थेरेपी हमको अभी देखनी है। उसके अलावा जो दो थी आरएनए बेस्ड टेक्निक वो हमने देखी थी, जिसमें से एक था आरएनए इंटरफेरेंस और दूसरा था एंटीसेंस टेक्निक। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो चुकी है, मतलब एक पोर्शन बायोटेक्नोलॉजी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो हमको दूसरा पोर्शन तैयार करना है, स्टार्ट करना है, वो है हमारा असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसमें जो भी डायग्राम्स बनेंगे साथ में कुछ एक्सप्लेन करूंगी, वो सब साथ के साथ करते जाना। सारी चीज आपको नोट्स में अवेलेबल नहीं होगी। नोट्स में टू द पॉइंट इतना मिल जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन वाली चीजें वो सिर्फ आपको बोर्ड पे मिलेंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, नाम में वापस चलते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब तो तकनीक, हमको पता है क्या होता है। जनन मतलब जनन में सहायक कोई प्रौद्योगिकी। इस वर्ड से मीनिंग क्या निकल रहा है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी ऐसी कोई तकनीक जो जनन में यानी बच्चे को जन्म देने में सहायक है। तो अब मुझे ये बताओ, उस नाम से क्या पता चला, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इस नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि बच्चे को जन्म देने में सहायक तकनीक, बच्चे को जन्म देने में सहायक तकनीक। हमको किसी भी हस्बैंड या वाइफ को बच्चे को जन्म देने में किसी तकनीक की सहायता की जरूरत कब पड़ेगी, जब उनको नेचुरली वो चीज नहीं हो रही है। ठीक है, अभी अगर हम इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि क्यों ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ी, ऐसे कौन से रीजन है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, तो अप्रजनकता या बांझपन के इलाज के लिए इसकी जरूरत पड़ी। यानी जनन में जो भी बाधाएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए, बांझपन या अप्रजनकता को दूर करने के लिए इस तकनीक को लेकर आए। तो इनके रीजंस क्या होते हैं, मेल में भी ये हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। हमारे यहाँ की पेट्रियार्की सोसाइटी में सारा जो एक होता है रीजन बना दिया जाता है सिर्फ वुमेन को, महिला को, कि वो बांझ है या वो अप्रजनकता का शिकार है, इस वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बट अगर साइंटिफिकली हम जाएंगे तो ये रीजन वुमेन में भी हो सकता है, मेन में भी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा जन्म नहीं हो पा रहा है। तो पहले हम फीमेल में देखते हैं कि कौन कौन से रीजन है। पहला होता है अंडाणु उत्पादन नहीं होना, अभी एक एक करके समझाऊंगी। दूसरा होता है फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन है, फेलोपियन ट्यूब का खराब होना। और तीसरा होता है गर्भाशय अक्षमता। और पुरुषों में होता है शुक्राणु यानी स्पर्म का उत्पादन नहीं होना, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होना। अब हम इस प्रोसेस को समझें अगर, तो महिला का जो जनन की पूरी संरचना होती है उसमें क्या होता है, इस तरह से एक संरचना होती है। आपने अगर जनरल साइंस में प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने जब लास्ट में अपना लेक्चर खत्म किया था कल का, तब मैंने आपको बोला था कि एक बार प्रजनन जाके पढ़ लेना। आप लोग जब अपना 9th या 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब पेज खोलेंगे वहां पर, तो इस तरह की एक संरचना बनी हुई आएगी, वहां पे इस तरह का कुछ आगे इससे बना हुआ होगा इसमें। ठीक है, हमारे काम की जितनी संरचना थी उतना मैंने बोर्ड पे बनाया है। इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से कोई नलिका आ रही है, एक सेकंड, इससे समझ में नहीं आएगा, इसको मैं हटा देती हूँ। ये कुछ ऐसी नलिका जैसी यहाँ पे दिख रही है, ये वाली और ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, ये जो ऐसी नली जैसी संरचना है इसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फिर ये जो आगे की ये वाली संरचना है इसको हम बोलते हैं गर्भाशय या यूट्रस या वॉम्ब भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये होता है आपका गर्भाशय, ये होता है फेलोपियन ट्यूब। अब जब, और ये आगे संरचना से जुड़े होते हैं जहां पर ये एग है, ठीक है, अंडाणु, या इसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, या इसको हम एग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से प्रोड्यूस होके, यानी कि ये ओवेरियन ट्यूब है। क्या है, ओवेरियन या ओवेरी ट्यूब।
यहां से अंडाणु महिला में प्रोड्यूस होते हैं और यहां तक यानी फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। इसी फेलोपियन ट्यूब में मेन का जो स्पर्म होता है वो आके अंडाणु से मिलता है और वो एक जाइगोट बनता है। जाइगोट बन के वो 1, 2, 4, 8 ऐसे कोशिकाओं में विभाजित होता है और फिर वो गर्भाशय में आके 9 महीने तक पूरा उसका जेस्टेशन पीरियड होता है और फिर बेबी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम पूरा जो भी सहायक जनन प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे उसमें आपको ये संरचना पूरी ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, एक बार बना के बता देती हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आई तो पूरी न तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझ में आएगा, ना जिफ्ट समझ में आएगा, ना गिफ्ट समझ में आएगा। देखो इस तरह की एक संरचना मैंने बनाई है। ये जो नली मैं बना रही हूं, ये वाली और ये वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन। नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा टफ है बट याद करना पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब आगे जाके किससे जुड़ी होती है, ये है आपका गर्भाशय। किससे जुड़ी होती है, ये गर्भाशय से। ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब में ओवेरी ट्यूब से या ओवेरियन ट्यूब से क्या आते हैं, एग्स आते हैं, यानी इसको हम अंडाणु भी बोलते हैं या फिर हम इसको ओवम भी बोलते हैं। तो ये यहां से इसके अंदर एंटर होते हैं। ठीक है, इसी में जब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसी में आके मेल का स्पर्म अंडाणु से मिलता है। मान लो ये यहां से आके मिलता है। ठीक है, ये जब मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, सबसे पहले यहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, जब स्पर्म ओवम से मिलता है, ये सारी प्रोसेस के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। स्पर्म जब ओवम से, यानी कि स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, जो कि मेल की जनन कोशिका होती है। ठीक है, और ये होता है अंडाणु, जो फीमेल की जनन कोशिका होती है। क्या बोलते हैं इनको, जनन कोशिकाएं। महिला की जनन कोशिका को ओवम बोलते हैं, पुरुष की जनन कोशिका को स्पर्म बोलते हैं। जब स्पर्म और ओवम इस फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस होती है निषेचन की। हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन, और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। किसकी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, यहां पे जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, एक कोशिका की संरचना। हम पूरा का पूरा शरीर है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर के अंदर, लेकिन पूरा शरीर बनता कैसे है, जब हम मां के गर्भ में 9 महीने तक रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, उंगलियां बनती है, आंखें बनती है। शुरू में ही नहीं बने हुए आते ना, सबसे पहले तो हम कैसे होते हैं, ऐसे एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा होता है छोटा सा, वैसे हम भी ये एक कोशिकीय जीव होते हैं छोटे से। तो वो जाइगोट होता है जो एक कोशिकीय जीव होता है, फिर धीरे धीरे ये विखंडित होता है। जैसे अमीबा में विखंडन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, वैसे ये विखंडित होता है। फिर जब ये विखंडित होकर 8 या 16 कोशिकाओं तक हो जाता है, तब फिर ये इस गर्भाशय में एंटर करता है। इस गर्भाशय में ये 9 मंथ्स तक रहता है, 9 माह तक, और इसके जेस्टेशन पीरियड के बाद बेबी प्रोड्यूस होता है। ये पूरी समझ में आ गई होगी। अब हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब मैं क्या समझा रही थी आपको कि महिला में अप्रजननता के क्या कारण है। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने, अंडाणु का उत्पादन नहीं होना। मतलब ये वाली जो ओवेरियन ट्यूब है, यानी यहां पे जहां से ये अंडाणु आ रहे हैं, ये अंडाणु महिला में बन ही नहीं रहे हैं। तो जब अंडाणु ही नहीं बन रहे हैं तो स्पर्म आके मिलेगा किससे और बेबी प्रोड्यूस किससे होगा। तो पहला रीजन क्या है, उसकी यहाँ पे जो एक ओवेरियन ट्यूब होती है, इस तरह की गोलाकार संरचना आपको दिखाई देगी आपकी बुक में, वो ओवेरियन ट्यूब किसी रीजन से खराब है और उस महिला में अंडाणु नहीं बन रहा है। पहला रीजन ये, सिर्फ अंडाणु नहीं बन रहा है अभी। ठीक है, बाकी उसका फेलोपियन स्ट्रक्चर, उसका ये गर्भाशय, सब कुछ ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम कहां हो रही है, अंडाणु नहीं बन रहा है। दूसरा रीजन क्या बताया इसमें, कि फेलोपियन ट्यूब भी खराब है। मतलब अंडाणु बन तो गया है, लेकिन जैसे ही वो इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है, ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे ब्लॉक है, किसी रीजन से ये ब्लॉक है, वो अंदर ही नहीं आ पा रहा है। लेकिन बेबी प्रोड्यूस होने के लिए जो ये अंडाणु यहाँ आता है और यहीं पर वो मेल के स्पर्म से मिलता है, तब जाइगोट बनता है। बाहर कोई प्रोसेस नहीं होती है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो ही नहीं पा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, जिसकी वजह से चाहे ओवेरियन ट्यूब ने एक प्रोड्यूस कर दिया हो, फिर भी वो गर्भाशय तक जाने में असमर्थ है। क्यों, क्योंकि आपकी फेलोपियन ट्यूब क्या है, ब्लॉक है। तीसरा रीजन क्या होता है, तीसरा रीजन होता है गर्भाशय अक्षमता। मतलब यहां से इस ओवेरियन ट्यूब में
यहां से ओवेरियन ट्यूब से एग आ चुका है, स्पर्म भी आ चुका है, फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन चुका है, वो 8 से 16 कोशिकाओं तक विभाजित हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो यहां पर यानी गर्भाशय में पहुंचेगा वो मर जाएगा। मतलब लेडीज कंसीव करने में अक्षम है, क्योंकि उसका जो गर्भाशय है वो इतना सक्षम नहीं है कि 9 महीने तक वो किसी बच्चे को जन्म देने के लायक बना सके। तो यहाँ पे गर्भाशय अक्षम है। ठीक है, तो ये 3 रीजन किसके हो गए? महिलाओं में बांझपन या अप्रजनकता के। अब पुरुषों में अप्रजनकता का क्या कारण है? जैसे महिलाओं में ओवम नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, वैसे ही हो सकता है कि पुरुष में ये स्पर्म या शुक्राणु नहीं उत्पादित हो रहे हो। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहां पर हो रही है, ये वाली प्रोसेस, ये करने में शुक्राणु अक्षम हो। अभी इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे ही वो यहां पहुंचा तब तक मर गया, मतलब उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा है कि वो जब तक इस ओवम के पास पहुंचता है तब तक मर जाता है। इसकी साइज, इसकी स्पीड, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से फाइनली ये जो प्रोसेस हो रही है जाइगोट बनने की, निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, वो करने में स्पर्म असमर्थ होता है। तो ये समझ में आया कि महिलाओं में भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बेबी नहीं प्रोड्यूस होता, पुरुषों में भी रीजन हो सकते हैं। ये दोनों रीजन समझना है, दोनों रीजन के ऊपर बेस्ड ही सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। सहायक जनन प्रौद्योगिकी मतलब उन किसी भी रीजन में से यदि कोई महिला या पुरुष बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होता है तो उनकी सहायता करने के लिए एक तकनीक होती है जिसको सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे तो सहायक जनन तकनीक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बांझपन या अप्रजनकता का उपचार किया जाता है। जनरली अगर आपसे कोई पूछेगा तो शायद अभी तक आपके दिमाग में रहता होगा ये सिर्फ महिलाओं के कंटेक्स्ट में उपयोगी है ना। सबको यही लगता है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कराने जा रहे हैं मतलब फीमेल में कोई प्रॉब्लम है इस वजह से जा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेल में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहलाती है। ये चीज मैं यहां पर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हमारा समाज है पितृसत्तात्मक समाज। आप बनने जा रहे हो एक ऑफिसर, आपकी सोच कम से कम इतनी विकसित होनी चाहिए कि हर चीज के लिए महिलाओं को ही दोषी नहीं ठहराया जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार महिला में कोई कमी है इस वजह से बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, पुरुषों में भी बहुत सारे रीजन से ऐसी कमियां होती है कि वो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम नहीं होते, उनके लिए भी ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी उतनी ही कैपेबल है जितनी कि महिलाओं के लिए। तो ये दोनों में रीजन होता है। हम लोगों को इसी कंटेक्स्ट से और इसी तरीके से हमारा आंसर लिखना है जो मेल और फीमेल दोनों को बैलेंस्ड करके चलता हो। ऐसा नहीं कि महिला में कमी दिखा के उसकी सारी टेक्निक्स लिख दी और जो पुरुषों की टेक्निक्स है वो हमने नहीं डाली। हम यहाँ पे दोनों टेक्निक को लेकर चलेंगे कि फीमेल्स के लिए स्पेशली कौन सी यूज में आती है और मेल के लिए स्पेशली कौन सी यूज में आती है। डेफिनेशन समझ में आई? ऐसी तकनीक जो बांझपन या अप्रजनकता का उपचार करती है वो सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। अभी कितने प्रकार की होती है इसके प्रकार देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 तो स्पेसिफिक प्रकार हैं इसके। ठीक है, और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप और हैं, मतलब ओवरऑल 7 टाइप्स हम पढ़ेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी के। मतलब अगर कोई महिला या पुरुष बच्चा पैदा करने में अक्षम है तो इन 7 में से कोई भी टेक्निक अपना के वो बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनकी जैसी प्रॉब्लम होती है उस तरह की टेक्निक उनके ऊपर अप्लाई की जाती है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं सुना होगा तो टेस्ट ट्यूब बेबी तो सबने ही सुना होगा, 100% सुना होगा, है ना। उस टेस्ट ट्यूब बेबी को ही हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन कहते हैं, जो 2 तरीके से हो सकता है, जिफ्ट या आईयूटी। ये हम आगे जाके समझेंगे क्या चीज है। ठीक है, तो पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। दूसरा हम पढ़ेंगे गिफ्ट। तीसरा हम पढ़ेंगे ICSI, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये तीसरा हम पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्यसेचन, और 5वां हम पढ़ेंगे सरोगेसी। ठीक है, ये 1 बाय 1 हम लेके चलेंगे, हमको एक एक चीज समझ में आती जाएगी। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या पढ़ना है हमको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको और क्या क्या बोलते हैं, ये आपसे सीधा सीधा देखो,
एमपी के जो टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में आप जाओगे, क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी देखोगे, बहुत घुमा के नहीं पूछता है, वो सीधे सीधे आपको बोलेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझाइए, या इस पर टिप्पणी लिखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है समझाइए, उस पर टिप्पणी, घुमा के कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप नाम को पकड़ के और अपना पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी में क्या आ सकता है, पात्र निषेचन। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बात ये भी ध्यान रखना, वहां पे आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म याद करनी ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पात्र निषेचन, एग्जामिनर पता नहीं कौन सा हिंदी वर्ड डालेगा जो शायद मैंने और आपने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में एक ही वर्ड के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, हमको नहीं पता, हमने पात्र निषेचन पढ़ा, उसने कुछ और डाल दिया तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी पता होना चाहिए। और अगर हिंदी में याद करने में दिक्कत आ रही है तो सिर्फ इंग्लिश के नाम याद कर लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलता है, उसी को देवनागरी लिपि में लिख दो, ठीक है। और तीसरा नाम क्या होता है इस टेक्निक का, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये टेक्निक है क्या, अगर हम इसके नाम पे चलें तो क्या बोल रहा है ये, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइज करवाना है। मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि यहां पर जब ये ओवम से स्पर्म मिलता है तो यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मतलब यहां पे इस फेलोपियन ट्यूब में होने वाली प्रोसेस को करवाना है। एक तो फर्टिलाइजेशन वर्ड से इतना समझ में आया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है जो कि जाइगोट बनाता है ना। तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट, यानी एक कोशिकीय संरचना बनती है। हमको ये एक कोशिकीय संरचना निषेचन के द्वारा बनवानी है, ये तो इससे समझ में आया वर्ड से फर्टिलाइजेशन। लेकिन वो कैसा है, इन विट्रो, मतलब हिंदी में इसको पढ़ू तो पात्र, मतलब पात्र में। ये मैंने क्या बोला, पात्र में हो रही है क्या, नहीं, मैंने क्या बोला, फेलोपियन ट्यूब में हो रही है, यानी कि महिला के शारीरिक संरचना में कहीं हो रही है, फेलोपियन ट्यूब में। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि पात्र में हो रही है, किसे, मतलब महिला के शरीर के बाहर किसी पात्र में हो रही है ना। तो इट मींस इस वर्ड से क्या निकला, या फिर तीसरे वर्ड पे आऊं मैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि बेबी प्रोड्यूस करना है, लेकिन कहां पे, टेस्ट ट्यूब में। अभी तक तो हमने सुना था कि माता के गर्भ में बच्चा पलता है, बड़ा 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड में और फिर जन्मता है, लेकिन अभी हम क्या सुन रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में एक बेबी हो रहा है, ठीक है। मतलब हमको इतना समझ में आया कि बच्चे के जन्म की जो प्रोसेस है, कहीं ना कहीं वो माता के गर्भ के बाहर एक परखनली जैसी या टेस्ट ट्यूब जैसी संरचना में हो रही है। यही समझ में आया कि बच्चे की जन्म की प्रक्रिया माता के गर्भ के बाहर किसी पात्र में जैसे टेस्ट ट्यूब में हो रही है, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, इन विट्रो। अगर इन वीवो लिखा है तो वीवो का मतलब होता है वॉम्ब में, यानी गर्भ में, वीवो। मैंने आपको इसीलिए वॉम्ब मतलब भी बताया था गर्भ का, है ना, मतलब इन वीवो, गर्भ में होने वाली प्रक्रिया जो होगी, जो नेचुरल प्रोसेस है, वो इन वीवो होगी। और जो बाहर हो रही है किसी पात्र में जैसे परख नली में, उसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी। अब ये होती कैसी है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे, पूरा समझ में आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, एक परख नली जैसी संरचना है, ठीक है। इस परख नली में यहाँ पे ये क्या है, महिला का एग है, जिसको हम ओवम या अंडाणु बोलते हैं। ये किसका हो सकता है, अब देखो मैं यहाँ पे 2 वर्ड यूज करूंगी, वो समझ लेना। एक यूज करूंगी हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ, या इसी के लिए मैं कहीं कहीं वर्ड यूज करूंगी माता और पिता, प्लस अगला वर्ड जो मैं यूज करूंगी वो यूज करूंगी डोनर मेल या डोनर फीमेल, यानी दाता पुरुष या दाता महिला, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, मैं ये 4 वर्ड यूज करूंगी बार बार, ठीक है। माता पिता यूज कर रही हूँ या हस्बैंड वाइफ यूज कर रही हूँ, इट मीन्स मैं कपल के बारे में बोल रही हूँ। जब मैं थर्ड पर्सन बोल रही हूँ, डोनर बोल रही हूँ, तो मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बोल रही हूँ जिनका इन हस्बैंड वाइफ या माता पिता से संबंध नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना जब मैं वर्ड यूज करूं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी पूरी प्रोसेस पे कि क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में या टेस्ट ट्यूब बेबी में। अब ये जो एग है ये माता का भी हो सकता है प्लस दाता स्त्री का भी हो सकता है। ये सिचुएशन बेस्ड है ना। ये सिचुएशन कैसे बनती है वो भी मैं बताऊंगी। ये जो स्पर्म है ये भी पुरुष का यानी पिता का भी हो सकता है या डोनर का भी हो सकता है। अब कब होगा, ये क्या है आपका शुक्राणु यानी कि पुरुष की जनन कोशिका और ये अंडाणु यानी कि महिला की जनन कोशिका।
अब देखो क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि अप्रजनकता के 2 कारण हो सकते हैं, या तो महिला की ओवेरियन ट्यूब खराब होगी तो वो अंडा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या पुरुष की ट्यूब खराब होगी तो वहां पे स्पर्म नहीं जनरेट हो रहा है। अगर महिला और पुरुष दोनों में स्पर्म और ओवम जनरेट हो रहे हैं तब तो हम उन्हीं माता पिता के स्पर्म ओवम ले लेंगे। अगर उन दोनों में से किसी की ट्यूब खराब है और वो एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तब हम डोनर फीमेल या डोनर मेल के पास जाएंगे और ले लेंगे। ये किसी से भी लिया जा सकता है, ठीक है। हमने लिया, यहां पे हमने प्रोसेस कराया, दोनों को मिलाया। यहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। ये जो प्लस का साइन मैंने लगाया, इट मींस क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। अब मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट मतलब एक कोशिकीय संरचना। तो जब स्पर्म का ओवम से निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कराया तो एक कोशिकीय संरचना बनी जो कि जाइगोट था। इस जाइगोट को बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां दी जाती जैसे कि माता के गर्भ में या माता की फेलोपियन ट्यूब में होती है। बिल्कुल वैसा ही वातावरण एक प्रयोगशाला के अंदर बनाया जाता है। अब इसके ऊपर बहुत ही कम वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा है, इसमें मामूली सी जान है। बहुत ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत स्लाइट सी छोटी सी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, स्टिमुलाई देने के लिए, उत्प्रेरक का काम करने के लिए। तो इस कोशिका में क्या शुरू होता है, विभाजन शुरू होता है। तो ये एक कोशिका से विखंडन के द्वारा 2 कोशिका बनेगी, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका बनेगी, ठीक है। हमको कहां तक जाना है, या तो 8 कोशिका पर हम इस प्रोसेस को रोक देंगे या फिर 16 कोशिका पर हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। जैसे ही 8 कोशिका बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर। ये नाम याद रखना पड़ेगा, 8 ब्लास्टोमेयर। और अगर 16 बन गए तो क्या बनेंगे, 16 ब्लास्टोमेयर। अब मान लो 8 बने, 8 ब्लास्टोमेयर अगर बनेंगे तो हम इसको, ये जो फेलोपियन ट्यूब थी ना, इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 8 अगर हमारी कोशिकाएं विभाजन हो चुकी है, हम उसको वहां से उठाएंगे, एक इंजेक्शन जैसी संरचना में इनको कोशिकाओं को भरेंगे और इंजेक्शन के थ्रू हम ये जो फेलोपियन ट्यूब हमने बनाई थी, इस फेलोपियन ट्यूब में उनको डाल देंगे और यहां से वो गर्भाशय में पहुंच जाएगा। मान लो कि ये फेलोपियन ट्यूब किसी रीजन से खराब है तो हम इसमें नहीं डालेंगे, हम 16 कोशिका तक उसको विभाजित करेंगे, 16 ब्लास्टोमेयर को वापस इंजेक्शन जैसी संरचना में उठाएंगे और इस गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर 8 ब्लास्टोमेयर ले रहे तो हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे उसको, फेलोपियन ट्यूब में। और अगर 16 ब्लास्टोमेयर ले रहे तो उसको हम कहां ट्रांसप्लांट करेंगे, यूट्रस ट्रांसफर करेंगे। इन्हीं के बेसिस पे इनका क्या नाम पड़ गया, ये क्या है, जाइगोट था हमारा। इसी जाइगोट को हम विभाजित कर रहे थे, इस जाइगोट को, ये क्या था, जाइगोट है ना, जाइगोट को हमने फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो क्या नाम बना, जाइगोट को इंटर किया फेलोपियन ट्यूब में। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर किया हमने, जाइगोट इंट्राफेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर यानी इंट्राफेलोपियन, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो यही प्रोसेस क्या बन गई, जिफ्ट, ठीक है। और अगर हम इसको यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या किया, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। यूट्रस को क्या बोल रही हूं मैं, यूटेरिन, और अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसप्लांट। तो इसको क्या बोलते हैं, IUT। समझ में आई पूरी प्रोसेस। एक बार आप फिर से हम खुद से इसको बनाएंगे और पूरी प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। हम किसी भी रीजन से, या तो मेल फीमेल दोनों का स्पर्म ओवम है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का स्पर्म ओवम है, या उन दोनों में से कोई अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो डोनर का स्पर्म और ओवम हमने लिया। यहां पे स्पर्म और ओवम के बीच हमने क्या प्रोसेस कराई, फर्टिलाइजेशन, किसकी, निषेचन की प्रक्रिया कराई। उस निषेचन की प्रक्रिया से हमको एक कोशिकीय संरचना मिली जिसको हमने नाम दिया जाइगोट। इस जाइगोट के ऊपर हमने बहुत कम शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की तो इस जाइगोट में विखंडन शुरू हुआ और एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका और 4 कोशिका से 8 कोशिका बनी, ठीक है। इन 8 कोशिकाओं को हम बोलते हैं 8 ब्लास्टोमेयर। अगर हम इन 8 ही कोशिकाओं को ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वुमन की बॉडी में तो हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा
जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर ये 8 कोशिकाएं और ज्यादा विभाजित होकर 16 कोशिकाएं बन जाती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 16 ब्लास्टोमेयर। क्या बोलेंगे, 16 ब्लास्टोमेयर। और हम इसको कहां ट्रांसप्लांट करेंगे, यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, इंट्रा यूटेरीन ट्रांसफर, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, I फॉर इंट्रा, U फॉर यूटेरीन और ट्रांसफर, IUT। समझ में आ गई पूरी प्रोसेस। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, सबसे पहले परिभाषा, ART का उपयोग मुख्यतः बांझपन या अप्रजनकता यानी कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, उपचार में किया जाता है। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकार भी हमने अभी देखे। इसके प्रकार में सबसे पहले मैंने आपको बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहां पे मैंने अलग अलग लिखा है, आप आगे 2 कर लेना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ही 2 नाम हैं, एक तो ये वाला जिफ्ट, और ये जो यहां आगे मैंने करके लिखा है ये वाला IUT, ये वाला है ना, IUT यानी इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर। दूसरा क्या है प्रोसेस, ये जाइगोट बता दिया। तीसरा होता है गिफ्ट, चौथा होता है ICSI, अभी हम पढ़ेंगे, और 5वां होता है सरोगेसी। ठीक है, ये टाइप्स हमने देखे इसके। उसके बाद हमने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो मैंने जो आपको रीजंस बताए थे ना कि महिला अप्रजनकता के क्या कारण है, पुरुष अप्रजनकता के क्या कारण है, वो आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे। अब जिसने लिख लिया होगा बोर्ड से अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। तो अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि पात्र निषेचन क्या होता है, यह एक ऐसी तकनीक है, देखो अब डेफिनेशन मिल रही है हमको, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें महिलाओं में, अब ये किसकी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज में आ रही है, महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधारण कराया जाता है। कृत्रिम क्यों, क्योंकि हमने जाइगोट कहां बनाया, महिला के गर्भ में बनाया कि बाहर बनाया, टेस्ट ट्यूब में बनाया, प्रयोगशाला में बनाया, तो क्या हुआ, वो कृत्रिम गर्भाधारण होता है। तो क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी में, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधारण कराया जाता है। किस कंडीशन में, दशाएं अभी मैंने आपको बताई, वही चीज वापस लिखी हुई है। रीजन हो सकते हैं, पहला महिला में बांझपन की समस्या, किस रीजन से, ओवरी ट्यूब में खराबी हो, ठीक है, यानी कि एक प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हो, फेलोपियन ट्यूब में खराबी हो, वो कहीं पे ब्लॉक हो चुकी हो, या फिर पुरुष इनफर्टाइल हो सकता है, स्पर्म की संख्या कम हो, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो, आकार असामान्य हो, गति असामान्य हो। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रोसेस से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। ये आप अगर सीधा नोट से याद करने की कोशिश करोगे, एक बार के लिए तो याद हो जाएगा, डेफिनेटली एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना है कि अब सीधे एग्जाम में जाके देखेंगे तो आपको वो डायग्राम कम से कम 2 से 3 बार बना के देखना है। एक बार डायग्राम बना लिया अपने हाथ से, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है ना। इसलिए यहां पे देख लो, उसके बाद कम से कम 3 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करना वो डायग्राम बनाने की। क्या लिखा हुआ है अब इसमें, इस विधि को लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री, बताया मैंने, अगर वैसे जब तक फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है तब तक तो उसका ही लेंगे, अगर वो नहीं कर पा रही है तो किसी डोनर लेडी का ले लेंगे। तो इसमें प्रयोगशाला में पत्नी या दाता स्त्री के अंडे यानी ओवम और पति या दाता पुरुष से प्राप्त शुक्राणु या स्पर्म को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुकूल परिस्थितियों में जाइगोट, हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तत्पश्चात इस जाइगोट को भ्रूण में, भ्रूण कब बनता है, जब वो 8 कोशिका होती है, जब तक 1 से 7 कोशिकाएं रहेंगी हम उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट।
वो 8 कोशिकाओं पर पहुंच जाएगा, वो भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, भ्रूण यानी 8 ब्लास्टोमेयर को किसमें ट्रांसप्लांट करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपी नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, या हिंदी में ये देखो युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, कभी याद नहीं रहेगा, जिफ्ट याद रखना, इंग्लिश वर्ड याद रखना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर भी किसी को हिंदी में याद करने का बहुत मन हो रहा हो तो ये ले लेना, इसको याद कर लेना, वैसे ये याद रहेगा नहीं है। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक का होता है, जैसे मैंने 16 का बताया आपको, तो उसे परिवर्धन के लिए गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसे इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर कहते हैं। ये पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी क्या लिखा हुआ है समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, फिर यही वाला डायग्राम जो भी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया, यही नोट्स में बना हुआ है। देखो वही टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आप इसमें लिख लेना माता या दाता स्त्री, और यहीं पे लिख लेना पुरुष या पिता या दाता पुरुष, और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया हुई, इस एरो के ऊपर आप लिख लेना, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। निषेचन हुआ तो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट पे विद्युत धारा प्रवाहित की, वो विघटित होना शुरू हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, 4 कोशिकाएं बनी, 8 कोशिकाएं बन गई, यानी भ्रूण बन गया। 8 ब्लास्टोमेयर को हम किस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो क्या प्रोसेस बन गई? जिफ्ट। यही 8 ब्लास्टोमेयर को अगर हमने थोड़ा और ज्यादा विभाजित होने दिया तो 16 ब्लास्टोमेयर बन गए। इनको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया? यूट्रस में। तो वो क्या बन गया? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। समझ में आ गया पूरा? अब इस प्रोसेस के फायदे नुकसान क्या है, थोड़ा सा वो सब देख लेते हैं। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने इसके साथ में सरोगेट मदर क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर किसी ने सरोगेट मदर न्यूज में पढ़ा होगा तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही आपने सरोगेट मदर पढ़ा होगा। हम अलग से सरोगेट मदर को पढ़ते हैं, उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ही यूज में आता है, बट मैं अभी सब एक साथ नहीं बता रही हूँ, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी। हम उसको लास्ट में देखेंगे, सारी प्रोसेस पढ़ने के बाद में। ठीक है, तो अभी दिमाग में लाना भी मत उसको, अभी जो बता रही हूँ उसी सिक्वेंस में चलना। अब अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा हमको? सबसे पहले भारत में लगभग 5 करोड़ निसंतान दंपत्ति है, उनको एक आशा की उम्मीद जगती है इससे। दूसरा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से जो बच्चा जन्मता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम कृत्रिम गर्भाधारण करा रहे हैं, उसके बाद भी बेबी उतना ही हेल्दी प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा, सरल और सीधी प्रक्रिया है, इसमें कुछ जटिलता नहीं है। इजीली अगर कोई पेरेंट जाके समझना चाहते हैं कि कैसे, तो उनको इजीली समझ में आ सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, है ना। इसका प्रयोग उन महिलाओं पर भी संभव है जिनकी रजोनिवृत्ति पूर्ण हो चुकी है। रजोनिवृत्ति पूर्ण हो चुकी है मतलब मेनोपॉज आ चुका है। इसको एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो जो एग प्रोड्यूस हो रहा था, वो एग प्रोड्यूस होना वो लेडी में बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो यहां पे मैंने आपको जब ये संरचना समझाई थी, ठीक है, अब मान लो एक प्रोड्यूस होना बंद हो चुका है, हमको उसके एग से लेना देना ही नहीं है। हम डोनर लेडी का एग लेंगे, स्पर्म लेंगे, जाइगोट बना के सीधे उसके गर्भाशय या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। क्योंकि चाहे उसका एग प्रोड्यूस होना बंद हो गया हो, लेकिन उसका गर्भाशय अभी पूरी तरह से स्वस्थ है, उसकी फेलोपियन ट्यूब अभी पूरी तरह से स्वस्थ है, तो वो बच्चे को जन्म देने की क्षमता तो रखती है, सिर्फ अंडाणु नहीं उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये तकनीक यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उन लेडीज के लिए भी कैपेबल है जो जिनकी मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति पूर्ण हो चुकी है। आपने एक न्यूज सुनी होगी कि एक महिला की मां ने उनके बच्चे को जन्म दिया, मतलब नानी ने, कुछ 60+ एज थी उनकी, तो 60+ एज थी, यानी उनका मेनोपॉज आ चुका था, रजोनिवृत्ति हो चुकी थी, स्टिल उन्होंने बेबी को कैसे प्रोड्यूस किया? क्योंकि उनके एग से हमको लेना देना ही नहीं था, हमको उनका गर्भाशय चाहिए था, हमने वहां पे बेबी को जाइगोट को ट्रांसप्लांट कर दिया। इसलिए 60 साल की लेडीज ने भी बेबी को जन्म दिया था। अभी समझ में आई होगी वो वाली न्यूज? नहीं और किसी को उसको समझ में आ रहा हो तो आप ग्रुप में मैसेज छोड़ देना, इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, वैसे इजी लैंग्वेज में समझा दिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और क्या फायदे हैं इस टेक्निक के? आईवीएफ तकनीक से आनुवांशिक विकारों या जन्मजात विकारों का निराकरण संभव है। एग और स्पर्म दोनों जा रहे हैं, वो ही अंडाणु मतलब कोशिका ही है। मैंने आपको बताया जनन कोशिकाओं को अंडाणु और शुक्राणु बोल रहे हैं। इनके अंदर ये केंद्रक है, इसी केंद्रक में सारा डीएनए का मटेरियल है, यानी कि माता से जो भी गुण बच्चे में जाने वो भी इसी में
पिता से जो गुण बच्चों में जाने वो भी इसी में। इससे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं कि अगर इनके डीएनए में कोई खराबी होगी तो उसको हम आणविक कैंची लेके जाएंगे, काटेंगे, लाइगेज से दूसरा स्वस्थ वाला डीएनए चिपकाएंगे और फिर वो स्वस्थ चीज बच्चे में चली जाएगी। तो जब हमारे पास ओवम भी है, स्पर्म भी है, हमको पता भी है कि कौन सी बीमारी है, तो हम आनुवांशिक रोगों को ठीक कर सकते हैं ना। और एक और जो इससे आनुवांशिक रोग ठीक होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में होने वाली खराबी। आपने 3 पेरेंट बेबी सुना होगा, 3 पेरेंट बेबी या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जनरेट होने वाला बेबी, ये अभी हम इसी के बाद पढ़ेंगे। उसमें भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो आनुवांशिक बीमारी होती है वो बच्चे में जाने से रोकी जाती है। उसमें भी प्रोसेस सारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से चेंज किया जाता है वो हम देखेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रियल बेबी टेक्निक भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इससे आनुवांशिक विकारों का निराकरण संभव है। अधिक उम्र की महिलाओं में भ्रूण उपचार अधिक सरल और आसान है, मतलब जो लेडीज की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है उनको कम खतरा है, अगर वो इस टेक्निक से अपना इलाज करवाती हैं तो उनकी जो जान को खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी है। क्या नुकसान है इससे ये देखते हैं। सबसे पहले तो महंगी तकनीक है। डेफिनेट सी बात है, आप एक बच्चे को परखनली में तैयार कर रहे हो, कोई छोटी बात नहीं है, तो महंगी टेक्निक तो होगी। तो महंगी तकनीक क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पहली बार में सफलता मिल जाए। हाँ, ये एक चीज और मैंने आपको बताना भूल गई, ऐसा नहीं है कि आपने एक ओवम लिया, एक स्पर्म लिया और जाइगोट रेडी हो जाएगा। सैकड़ों ओवम और सैकड़ों स्पर्म लिए जाते हैं, उनको टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। उन सैकड़ों में से कोई 1, 2 या 4, 5 जो होते हैं वो प्रोड्यूस करके जाइगोट बनाते हैं। एक सेकंड, हम इसको बोर्ड पर समझते हैं, ठीक है। ये है ओवम यानी फीमेल रिप्रोडक्शन सेल, ये है स्पर्म, ठीक है। अब एक एक नहीं, सैकड़ों ली जाती है, यानी कि 100 प्लस ओवम और 100 प्लस स्पर्म लिए और आपके टेस्ट ट्यूब में छोड़ दिया। इसमें पूरा वैसा वातावरण दिया जो महिला की फेलोपियन ट्यूब में होता है। कौन सा वातावरण दिया? जो महिला की फेलोपियन ट्यूब में होता है। फिर से भूल गए हो फेलोपियन ट्यूब, तो ये वाली फेलोपियन ट्यूब जो इसके अंदर होता है। अब यहां पर 1 से लेकर 10 तक कोई ऐसे ओवम स्पर्म होंगे जो मिलकर क्या बना रहे होंगे? जाइगोट बना रहे होंगे, ठीक है। मान लो हमको 10 जाइगोट मिल गए। अब इस जाइगोट के ऊपर भी हमको क्या करनी है? विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। वो विद्युत धारा आगे जाके 2 से 4 और 4 से 8 तक हमको कम से कम लेके जानी है। और अगर किसी महिला की फेलोपियन ट्यूब खराब है तो हमको इसको कहां तक लेके जाना होगा? 16 तक। तो जो 10 है ना, उसमें से भी मान लो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हुई 10 में से 2 मर गए, बचे कितने? 8। मान लो 4 कोशिका विभाजित होते होते 2 जाइगोट और मर गए, कितने बचे? 6। यहां तक आते आते कोई और, क्योंकि हर में इतनी जान नहीं होती है ना, तो यहां तक आते आते और मर गए। लास्ट तक आते आते हमको सिर्फ 1 मिलता है या ज्यादा से ज्यादा 2 मिल जाते हैं। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी में कई बार जुड़वा बच्चे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो 1 या 2। अब सोचो, एक कन्या के भ्रूण की हत्या अगर बाहर हो जाती है, जिसको हम फीमेल फोर्टिसाइड बोलते हैं, कन्या भ्रूण हत्या बोलते हैं, तो कितना बवाल मचाते हैं हम लोग कि कन्या का गर्भ में हत्या कर रहे हैं, है ना। हम लोग अच्छा नहीं मानते उसको। यहां सोचो सैकड़ों में से कितने जाइगोट बन के मरते जा रहे हैं। या फिर लास्ट तक आते आते मान लो 5 जाइगोट ऐसे थे जो 8 सेल की कंडीशन तक आ गए या 16 सेल की कंडीशन तक आ गए, तो क्या 5 के 5 मदर में ट्रांसप्लांट हो जाएंगे? ट्रांसप्लांट कितना होगा? केवल 1। बच्चे हुए 4 को क्या करेंगे? डॉक्टर संभाल के रखेंगे क्या? नहीं, वो 4 को मार दिया जाता है। तो यहां सोचो कितने भ्रूण की हत्या हर रोज एक डॉक्टर कर रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है ना कि आप सामाजिक रूप से एक कन्या की भ्रूण हत्या होती है तो पूरे घर में बवाल मच जाता है, पूरी सोसाइटी में बवाल मच जाता है। यहां आप एक दिन में कितने भ्रूण की हत्या कर रहे हो आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि जो भी हो रही है क्लिनिकल प्रोसेस हो रही है, मेडिकल के अंदर हो रही है, अस्पताल या लेबोरेटरी के अंदर हो रही है। बट इट डजंट मीन कि आप किसी अच्छे काम को करने के लिए कितने भ्रूण की हत्या डेली करते जा रहे हो, है ना। तो यही इसके नुकसान है कि महंगी तकनीक होती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही सफलता मिल जाए, है ना। हो सकता है कि कई बार सैकड़ों डालना है, मतलब 1 बार डाला, 2 बार डाला, 10 बार डाला, तब जाके कोई एक जाइगोट बन पाता है। फिर इसमें वही मैंने आपको बताया, जुड़वा बच्चे होने की संभावना साधारण प्रेगनेंसी से ज्यादा हो जाती है। इस प्रक्रिया में अब देखो, मैंने आपको बताया था कि वो जो 8 कोशिकाएं 16 कोशिकाएं बनी है, उसको एक इंजेक्शन जैसे संरचना में लिया जाता है और फिर मदर की फेलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में उसको धारण कराते हैं। तो अब इंजेक्शन को लेकर वो मदर की इतनी सेंसिटिव जो शारीरिक संरचना है उसको इंजेक्ट कर रहे हो,
तो वहां पे अगर वो इंजेक्शन गलती से कहीं टच हो गया तो मदर की उस संरचना को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पूरे महिला के शरीर में वो जो फेलोपियन ट्यूब और गर्भाशय वाला पार्ट होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर वो वहां पे टच हो गया तो फिर आपको निडल इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक नुकसान भी है इसका। और जो महिलाएं शराब पीती है या धूम्रपान करती है उनके ऊपर ये टेक्निक 99% असफल होती है। 1% केस में कभी महिला का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो उसके ऊपर काम कर जाती है, बट अगर फीमेल को शराब पीने, सिगरेट पीने, बीड़ी पीने, इस तरह की कोई व्यसन करने की आदत है तो उसके ऊपर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक काम नहीं करेगी। 99% केसेस में तो नहीं ही करेगी। और क्या नुकसान है इसके? महिला या पुरुष में जीन की गड़बड़ी, विटामिन डी की कमी, डायबिटीज आदि बीमारियों के कारण भी आईवीएफ फेल हो जाता है। मतलब एक तो अगर मदर शराब पी रही है, कोई धूम्रपान कर रही है, तब तो उस पे ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन काम करेगा ही नहीं। दूसरा, पेरेंट को, मतलब पुरुष का भी, क्योंकि हम उनका स्पर्म ले रहे हैं, उनमें भी इस तरह की कोई आनुवंशिक बीमारी आ रही है, विटामिन डी की कमी या डायबिटीज या जीन की गड़बड़ी, तो भी आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेल हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ सफलता की दर कम हो जाती है। हमने भी फायदे में पढ़ा कि जिन महिलाओं की रजोनिवृत्ति पूर्ण हो चुकी होती है उनमें भी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से बेबी प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर जो ज्यादा उम्र की महिलाएं उनके लिए खतरा कम है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से बेबी प्रोड्यूस करने का, बट उनमें सफलता की दर भी कम है। पूरे विश्व में अगर इस सफलता की दर को देखें तो सिर्फ 40% है। मतलब 100 महिलाओं के ऊपर अगर टेस्ट ट्यूब बेबी का काम किया जा रहा है, इस प्रोसेस को किया जा रहा है, तो सिर्फ 40 महिलाएं ही सक्सेसफुली बेबी प्रोड्यूस कर पाती हैं। समर्थ उपकरणों के अभाव में बड़ी संख्या में मानव भ्रूण नष्ट कर दिए जाते हैं। बताया मैंने आपको, अगर हमारे पास इतना सुग्राही अगर कोई उपकरण हो कि एक बार स्पर्म ओवम लिया, एक ही जाइगोट बना और एक ही जाइगोट पूरी प्रोसेस से भ्रूण बना, ब्लास्टोमेर बना और महिला के गर्भ में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, तो मृत्यु होगी क्या भ्रूण की? नहीं। लेकिन अभी एक डॉक्टर अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो वो दिन में सैकड़ों भ्रूण की हत्या करता है, जो कि बट ऑब्वियसली वैसे भी पाप समझा जाता है, भारतीय संस्कृति में तो इसको महापाप समझा जाता है। अब हम इस इतिहास देख लेते हैं, शुरू कहां से हुआ, कौन लेकर आया इसको, ये नोट्स में से ही देख लो। प्रथम सफल टेस्ट ट्यूब बेबी ब्रिटेन में, कहां पर? इंग्लैंड में एक डॉक्टर हुए जिनका नाम था, ये आनुवांशिक वैज्ञानिक थे, जेनेटिक्स के साइंटिस्ट थे। कौन थे? आनुवांशिक वैज्ञानिक। इनका नाम क्या था? डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। क्या नाम था? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। इनको आईवीएफ का पिता कहा जाता है और आईवीएफ की खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। इन्होंने जुलाई 1978 में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म दिया था ब्रिटेन में, जिसका नाम था लुइस ब्राउन। आपसे 3 नंबर में अगर ये पूछा जाता है तो आपको इसी तरह की फैक्ट्स डालना है, ये और वो सिर्फ डायग्राम बना देता है, कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं पाओगे ना 3 नंबर में, तो ये फैक्ट ही डालने हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की खोज 1978 में इंग्लैंड के डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड ने की थी और इसके द्वारा जन्म लेने वाला पहला बच्चा है लुइस ब्राउन। ठीक है। भारत में कौन था? भारत में थे डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, कोलकाता के थे। ये जुलाई 1978 में हुआ था। भारत में अक्टूबर 1978 में कोलकाता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जन्म लेने वाला पहला बच्चा बनी कनुप्रिया। ये मेल थे, ये फीमेल है। ठीक है। तो विश्व में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के पिता कौन है? डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। भारत में कौन है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। बच्चे का नाम लुइस ब्राउन और हमारे यहाँ पे कनुप्रिया। समझ में आया इतना? अब हम अपनी दूसरी टेक्निक के ऊपर चलते हैं। दूसरी टेक्निक है गिफ्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा आईवीएफ क्या होता है और आईवीएफ के अंदर की 2 टेक्निक पढ़ी है, गिफ्ट। ये सब चीजें ध्यान रखनी है, बार बार इसलिए बताऊंगी, हर टेक्निक के बाद एक बार ये टेक्निक्स बताऊंगी, क्योंकि हर चीज में कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले क्या पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा। ये इतना हम अभी देख चुके हैं। ठीक है। मतलब 1 2 3 प्रोसेस हम देख चुके हैं। अब हम चौथी प्रोसेस पे जा रहे हैं, विच इज गिफ्ट। गिफ्ट
मतलब मैं आपके पास कोई चीज नहीं है, मान लो मेरे हाथ में पहनने के लिए घड़ी नहीं थी और मुझे गिफ्ट मिल गई, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट हो गया ना। अब इसका फुल फॉर्म में जाऊं मैं अगर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ना कुछ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे या जो भी करेंगे उसको हम इस इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से समझ में आया, फेलोपियन का मतलब फेलोपियन ट्यूब में, इंट्रा मतलब उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, है ना। गैमेट क्या होता है, अभी तक मैं अलग अलग वर्ड यूज कर रही थी, ओवम और स्पर्म। इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज होता है, या तो एग या फिर गैमेट। यानी कि फीमेल एग को भी आप गैमेट बोल सकते हो और मेल एग को भी आप गैमेट बोल सकते हो, ठीक है। अब आ रहा है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब अभी हम यहाँ पे जाइगोट नहीं ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम क्या ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, गैमेट। इसके नाम में लिखा हुआ है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी गैमेट को यानी एग को हम इस इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। नाम से समझ में आया, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट मीन्स या तो फीमेल एग या मेल एग, उसको हम इंट्राफेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब दूसरी चीज समझो, ये महिला अप्रजनकता को दूर करने का तरीका है, महिला इनफर्टिलिटी को दूर करने का तरीका। मतलब महिला में ओवम नहीं बन रहा होगा तो हम महिला के एग को यहां पे फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। अब इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये एक संरचना है, ये पूरी संरचना मदर की एकदम स्वस्थ है, मतलब उनकी फेलोपियन ट्यूब भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, उनका गर्भाशय भी पूरी तरह से एक बच्चे को 9 महीने तक अपने अंदर धारण करने में पूरी तरह से सक्षम है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनकी ये जो ओवरी ट्यूब है ये ओवम ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो ये पूरी संरचना ठीक होने का भी क्या मतलब, जब आप ओवम ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, वो एक डोनर लेडी को ढूंढ के लेकर आए। वो एक किसको लेकर आए, डोनर को, मतलब दाता महिला को, दाता स्त्री को लेकर आए। दाता स्त्री से आपने क्या ले लिया, ओवम ले लिया, उसका एग ले लिया यानी गैमेट ले लिया, और इंजेक्शन के थ्रू उसको महिला की इस फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। बाकी प्रोसेस सेम होगी, यहाँ पे मेल स्पर्म आएगा, निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, गर्भाशय में 9 महीने रहेगा और पूरा बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो गिफ्ट हुआ ना, ये महिला के लिए क्या हुआ, जो कमी थी वो दूर हो गई एक ओवम देने से, तो इसको क्या नाम दिया, गिफ्ट नाम दिया, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं क्या होता है। गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। बार बार बोल रही हूं, हिंदी में मैं नाम बताऊंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है याद रहेंगे ही नहीं, इसलिए चुपचाप इंग्लिश में याद कर लेना। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ऐसे मामले जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो निषेचन कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में, यहां पे क्या होता है, निषेचन। तो लेकिन निषेचन और भ्रूण परिवर्धन, भ्रूण का विकास का होता है गर्भ में, यानी ये वाली संरचना। लेकिन जो निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फेलोपियन नलिका में यानी यहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे ही गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। आ गया समझ में, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। नेक्स्ट टेक्निक है, अब देखो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी वो महिला अप्रजनकता को दूर करने का तरीका था। अभी हमने क्या पढ़ा, विमेन इनफर्टिलिटी को दूर करने के तरीके, इनफर्टिलिटी को दूर करने के तरीके। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर देखा, और आईयूटी यानी कि इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने अभी क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, है ना। अब एक और हम पढ़ेंगे सरोगेसी, वो बाद में बताऊंगी। तो अभी ये प्रोसेस हुई है, ये किसके लिए है, महिलाओं में अप्रजनकता को दूर करने के लिए। अब जो हम पढ़ेंगे
एक तो ICSI और एक पढ़ेंगे AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये दोनों पुरुषों में अप्रजनकता यानी मेन इनफर्टिलिटी को दूर करने का तरीका है। क्या है, पहले ICSI को देखते हैं, इसके फुल फॉर्म पे जाते हैं। अगेन इंग्लिश वाला देखेंगे, इंट्रा, I फॉर इंट्रा, C फॉर साइटोप्लाज्मिक, C फॉर क्या है, साइटोप्लाज्मिक। किसी ने कोशिका की संरचना पढ़ी होगी तो ये नाम नया नहीं लग रहा होगा। कोशिका जो होती है उसके अंदर ये द्रव के रूप में फैला होता है, कोशिका द्रव्य है ना, वही साइटोप्लाज्मिक। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब हिंदी में बहुत अजीब नाम है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, नहीं याद रहेगा क्योंकि हम तो ये शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे। अभी आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ये शॉर्ट फॉर्म ही याद है, इसके बेसिस में आपको फुल फॉर्म करके बताऊंगी, ऐसे पूरे पूरे नाम मुझे भी याद नहीं है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसके नाम पे चलो, क्या बोल रहा है ये, स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब इंजेक्ट क्या करना है हमको, महिला की बॉडी में, लेकिन किस जगह पे, साइटोप्लाज्मिक, मतलब मेल का जो स्पर्म है उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं कि या तो वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। पहली चीज तो क्या हो रहा है, या तो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी डोनर मेल का स्पर्म लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर हस्बैंड में ही स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो हम हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, या फिर हम स्पर्म बैंक से स्पर्म लेकर आएंगे। कहीं से भी हमको मिला उसको हम इंजेक्शन के थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्टेट में इंजेक्ट कराएंगे। इट मींस क्या हुआ इसका मतलब, ये महिला का अंडाणु ओवम कोशिका, ठीक है, ये उसका केंद्रक है, ठीक है। हम स्पर्म को एक इंजेक्शन में लेकर बिल्कुल इस कहां पे हमको ट्रांसप्लांट करना है, बिल्कुल इस कोशिका के केंद्रक के पास, मतलब महिला की जो जनन कोशिका है उस कोशिका के केंद्रक के पास में ले जाके हम जो स्पर्म लेकर आए हैं इसमें, उसको हम इस बहुत ही माइक्रो लेवल पे इंजेक्शन होता है उससे हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये हम फेलोपियन ट्यूब में करेंगे। फेलोपियन ट्यूब की बाकी प्रोसेस आपको पता है, वहां से जाइगोट बनके और 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड के बाद बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म का इंजेक्शन तो दिया, लेकिन किस स्टेज में, साइटोप्लाज्मिक स्टेज में, मतलब महिला के अंडाणु के केंद्रक के पास ले जाके उसको छोड़ दिया। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसमें भी ये महिला का अंडाणु है, हम यहां पे कहीं पे भी शुक्राणु को छोड़ देंगे। इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल केंद्रक के पास छोड़े, कहीं पे भी छोड़ देंगे। ये दोनों प्रोसेस कहां होती है, प्रयोगशाला में, मतलब ये भी क्या होती है, एक तरह की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, बट ये फीमेल से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है, मेल से। जब मेल में कमी होती है तब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ये दोनों प्रोसेस यूज में लाई जाती है, जिसमें या तो साइटोप्लाज्मिक स्टेट में उसको छोड़ा जाता है या फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, जाइगोट बना के। बाकी पूरी प्रोसेस आपको पता है, 8 ब्लास्टोमेयर वाला फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे और 16 ब्लास्टोमेयर वाले को गर्भ में धारण करवा देंगे। अब हम इसको एक बार अपने नोट से देख लेते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। प्रयोगशाला में भ्रूण निर्माण की दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया, जिसमें शुक्राणु को, यानी यहां पे ये शुक्राणु सीधे ही अंडाणु में, ये अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है, मतलब सीधे उसके अंदर लेकर छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। और दूसरी कौन सी है आपकी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कृत्रिम वीर्यसेचन। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता के शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि या उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, यानी
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम महिला के शरीर में ही उसमें छोड़ेंगे, और उस वाले में क्या कर रहे थे हम, जो हमारा ICSI था उसके अंदर हम प्रयोगशाला में, जैसे इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में एक टेस्ट ट्यूब बेबी में प्रोसेस हो रही थी, ये वाली प्रोसेस एक टेस्ट ट्यूब में होगी, और दूसरी प्रोसेस जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो महिला के शरीर में ही उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है, या तो उसकी योनि में या फिर उसके गर्भाशय में। अगर महिला का गर्भाशय सक्षम है तो सीधे उसको वहीं पे ट्रांसप्लांट करेंगे, और अगर उसकी फेलोपियन ट्यूब ठीक है तो हम उसको उसकी योनि में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी सारी क्या है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। अब एक बार हम जो भी पढ़ा है उसको रिकैप देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का मतलब बताया था ऐसी तकनीक जो जनन में सहायक हो, यानी अप्रजनकता या बांझपन का उपचार करती है, जिसके हमने टाइप्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने दो टाइप देखे। पहला हमने देखा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा देखा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दूसरा हमने देखा गिफ्ट गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर हमने अभी क्या देखा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और फिर देखा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब हमारा एक और क्या बच गया, सरोगेट मदर बच गया, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो अब एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देना। नहीं समझ में आया तो एक बार 9th और 10th का प्रजनन वाला चैप्टर समझ लेना। वैसे उसका जितना नीडेड था यहाँ पे उतना मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, आप क्वेश्चन देख लेते हैं। सीधा सीधा या तो 3 नंबर में आपसे पूछ लेगा सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, तो जितना अभी मैंने आपको लिखा एक डेफिनेशन लिख के उसके टाइप बताने। यही अगर आपसे वो 5 नंबर या 6 नंबर में पूछ लेता है तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी लिख के उनके प्रकार बता के सिर्फ किसी भी एक को एक्सप्लेन कर देना, किसी भी एक को, जो सबसे छोटा आपको लगता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को कर देना, उसका सिर्फ डायग्राम बना देना। 5 या 6 नंबर के लिए उतना काफी है। ज्यादा पूछता है तो 5 में से जो आपको याद हो वो 2-3 को आप कर देना। सीधा टेस्ट ट्यूब बेबी पूछ सकता है फिर इसमें आपसे। टेस्ट ट्यूब बेबी अगर आपसे 3 नंबर में पूछता है तो डेफिनेशन लिख देना, और अगर 5 नंबर या 6 नंबर में पूछता है तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देना। ज्यादा पूछता है तो लाभ हानियां जो आपको बताइए, उसकी हिस्ट्री बताइए, वो सारी चीजें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेगा अब आप करने में कैपेबल रहोगे ART के ऊपर। अब हमारा क्या बच रहा है सहायक जनन प्रौद्योगिकी में, एक हमारा बच रहा है सरोगेट मदर, और दूसरा हमारा बच रहा है माइटोकॉन्ड्रियल DNA यानी कि 3 पेरेंट बेबी। ठीक है, ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना। ये पूरा कोर्स आपको परचेस करना है तो इतनी गारंटी है, पूरे मध्य प्रदेश में इतने डायग्राम्स के साथ, इतने एक्सप्लेनेशन के साथ और टू द पॉइंट नोट्स के साथ आपको कहीं पर भी बायोटेक्नोलॉजी या साइंस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जा रही है। ये तब पूरा डेफिनेटली कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी कोचिंग करके आई हूँ, मैंने भी पढ़ा है, मुझे पता है मुझे किस तरीके से पढ़ाया गया है। इसलिए अगर आपको कोर्स परचेस करना हो प्रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी हमारे यहाँ पर टॉप 100 2019 का यानी 2019 की मेंस के लिए, और टॉप 100 2020 का जिसमें आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू आपके दिवाली तक शायद 10,000 रुपए के समथिंग है, 9,999, और उसके बाद आपकी कीमत 15,000 रुपए तक हो जाएगी। और अभी टॉप 100 जो है 2020 वाला, उसमें हमारे 100 स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं, कुछ 10-20 ही कम हैं, उनके लिए 7,500 की कीमत है। 7,500 में आपको प्री के टेस्ट, मेंस के टेस्ट, इंटरव्यू की गाइडेंस, ये सारे नोट्स जो मेंस के लिए है, सारे नोट्स जो प्रीलिम्स के लिए अलग से बन रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। एक तरह से फ्री में ही आपको सब कुछ मिल रहा है। मैं जब मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए गई थी तो 7,500 रुपए में मुझे सिर्फ मेंस का टेस्ट सीरीज मिला था, उसमें भी कोई 1-to-1 डिस्कशन नहीं है। रक्षा एकेडमी में एक टीचर से आप 1-to-1 डिस्कस कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिल रही है। अगर आप चाहते हो स्टिल तो आपके मन के ऊपर है, बहुत कम कीमत में सारा कोर्स मिल रहा है, आप लोग ले सकते हो, और ये आपको एग्जाम के लिए टॉप 100 में गाइडेंस भी दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू।